हेलो शिकारियों, वेलकम टू मैथशाला। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में आप मेरे साथ शुरू कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, जिसके अंदर अपन ये देख चुके हैं कि जो एंगल होता है बेसिकली वो कितना भी बड़ा हो सकता है और कितना भी छोटा हो सकता है। मतलब वो एंगल सिर्फ 0 से 180 डिग्री या 0 से 360 डिग्री नहीं हो सकता, कितना भी बड़ा हो सकता है, 1000 डिग्री, लाख डिग्री। ऐसे ही नेगेटिव में भी माइनस लाख डिग्री, माइनस 10 लाख डिग्री, एंगल की रेंज कुछ भी हो सकती है। तो ना अब इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की रियल डेफिनेशन में। अच्छा सर, इसका मतलब जो 10th क्लास में हमने पढ़ी है वो रियल डेफिनेशन नहीं है? हाँ जी। कैसे? जैसे मान लो अगर अपन बात करें कि 10th क्लास में आपने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है वो आपने कैसे पढ़ी होती है कि सर एक राइट एंगल लेते हैं और राइट एंगल के अंदर एक ये थीटा एंगल होता है। ये थीटा बेसिकली एक्यूट एंगल होता है ना, क्योंकि 90 डिग्री तो यही हो गया। तो ये जो एंगल है वो 0 से π/2 के बीच ही हो सकता है। 0 से π/2 मतलब मैं रेडियन में बात कर रहा हूं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अब से हम रेडियन खेलेंगे, है ना, तो रेडियन में कंफर्टेबल हो जाए, मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच होगा। तो आपको बताया जाता है कि भैया ये थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, ये बेस होता है, और 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस होती है। और आपने ये साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस p/h। कोस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस b/h। और टेन थीटा आपने पढ़ रखा होता है p/b, है ना। ऐसे ही कॉट निकालना है तो इसका उल्टा कर दो, सेक निकालना है तो इसका उल्टा रख दो, कोसेक निकालना है तो इसका उल्टा कर दो। और ये आपने ऐसे रट भी रखा होता है p/b p/h/b, ठीक है, जिसमें ये जो वैल्यू होती है p, ये p/h, ये बेसिकली आप कहते हो कि ये साइन के लिए है, अगला कॉस के लिए है, और अगला टेन के लिए है, और इसका उल्टा कॉट, सेक, कोसेक। और इसको 10th क्लास में आप ऐसे रटते भी हो, है ना। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कुछ लोग तो बोलते हैं बड़े, है ना, जबरदस्त बनाते हैं, पापा बोले बेटा, पता नहीं क्या कुछ बोलते हैं, बीड़ी, हाँ पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, है ना। इस तरह के अलग अलग बना के जैसे भी हो हम याद रखते हैं। मुझे याद है हम हिंदी मीडियम में पढ़ते थे तो हमने बचपन में ऐसे याद रखा था, लाल बटा कक्का, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं, लंब, बेस को बोलते हैं आधार, और हाइपोटेनियस को बोलते हैं कर्ण, है ना। तो लाल बटा कक्का, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, है ना। मतलब एक अलग अलग तरीके से आप याद कर सकते हो। लेकिन अब आप बेसिक पे देखो कि यार ये जो डेफिनेशन है ये हमेशा कैसे हो सकती है, क्योंकि थीटा तो हमने देखा कि जरूरी थोड़ी है 0 से 90 डिग्री ही हो। थीटा तो 120 डिग्री भी होता है, थीटा तो 150 डिग्री भी होता है। तो राइट एंगल में 120 150 कैसे होगा? इनफैक्ट राइट एंगल छोड़ो, ट्रायंगल भी छोड़ दो आप, जैसे मान लो मैंने कहा थीटा 250 डिग्री है, तो ट्रायंगल के अंदर कोई भी एंगल 180 डिग्री से तो बड़ा होता ही नहीं है। तो 250 डिग्री के लिए आप साइन कैसे निकालोगे, है ना, या -300 डिग्री के लिए कैसे निकालोगे, 500 डिग्री के लिए कैसे निकालोगे? तो ये जो डेफिनेशन होती है ना, जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी जिक्र करा था, ये बेसिकली ना 10वीं क्लास में आपको छोटा बच्चा, जैसे आप 10वीं क्लास के अंदर के सब बच्चे हैं कॉमर्स वाले जो आगे जाके कॉमर्स लेंगे, आर्ट्स लेंगे, है ना, तो हर बच्चे को उतना डेप्थ में जानने की जरूरत नहीं है। तो आपको राइट एंगल के लिए डेफिनेशन ट्रू है 0 से 90 के बीच, तो ये पढ़ा दी जाती है। लेकिन अब आप जेई के मिशन के लिए आए हैं, आईआईटी में जाना चाहते हैं, तो आपको इनकी रियल डेफिनेशन जाननी पड़ेगी कि साइन कोस टेन की रियल डेफिनेशन ये नहीं होती है। क्योंकि अगर ये होती तो फिर 0 से 90 के लिए ही वैलिड है। 0 से 90 से बड़ा या 0 से छोटा एंगल हो जाए उनके लिए भी साइन कोस होते हैं। हाँ होते हैं, साइन 150 डिग्री भी होता है, साइन 200 डिग्री भी होता है, साइन 300 डिग्री भी होता है, साइन -150 डिग्री भी होता है। तो सर उनके लिए साइन कोस टेन की रियल डेफिनेशन क्या है? तो इसीलिए मैंने हेडिंग डाली है एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हाँ, एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे मान लो जो रियल डेफिनेशन होती है वो ना एक सर्कल से ली जाती है, कि जैसे एक सर्कल बनाया जाता है, ये एक सर्कल है, ठीक है भाई, ये एक सर्कल है। अब इस सर्कल पे जिन बच्चों को नहीं पता है ना, अभी ऑब्वियसली जो बच्चे 11वीं में स्टार्टिंग में उनको सर्कल की इक्वेशन वगैरह नहीं पता होगी, तो वो एक इंफॉर्मेटिव चीज याद रख लें कि इस सर्कल की जो इक्वेशन होती है उसको हम बोलते हैं x² + y² = r²। ये सर्कल की इक्वेशन होती है जिसका जो सेंटर होता है, सेंटर, है ना, सेंटर तो जानते हैं ना, वो 0 0 है। आप देख सकते हो सेंटर इसका क्या है, 0 0। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, और जो इसकी रेडियस है, रेडियस वो r है, रेडियस जो है वो r है, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं ये पॉइंट निकालना चाहूं
अगर मैं ये पॉइंट निकालना चाहूं, ये वाला, तो ये पॉइंट क्या होगा, ये r,0 होगा। कैसे पता सर? देखो ये x एक्सिस है, x एक्सिस पे y 0 होता है, तो अगर आप इस इक्वेशन में y की जगह 0 रख दोगे, अगर आप इस इक्वेशन में y की जगह 0 रख दोगे तो x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, r स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस r। तो इसका मतलब ये एक पॉइंट आएगा r,0 और माइनस r का मतलब है ये जो दूसरा पॉइंट है ना, जो x एक्सिस पे भी है और सर्कल पे भी है, इसकी वैल्यू आती है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स की -r,0। सिमिलरली अगर आपको ये वाले दो पॉइंट निकालने, जैसे मान लो ये पॉइंट तो हो गया a और b, ऐसे अब c और d निकालने, ये वाले है ना, ये वाले, ये c और d, या मैं वो कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो तो ऐसा करते हैं अपन कि एक साइकिल में ले लेते हैं कि इसको मैं बोल रहा हूं a के बाद ये b, ये c, ये d। तो अगर ये y एक्सिस वाले लेने हैं तो आप क्या करोगे, y एक्सिस पे कौन 0 होता है, x 0 होता है। जब आप इसमें x 0 रख दोगे तो y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर आएगा, तो वही प्लस माइनस r। तो ये पॉइंट आएगा 0,r और ये आएगा 0,-r। ठीक है जी। अब आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक जो एक्चुअल डेफिनेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वो बताते हैं। हम क्या करते हैं, हम ऐसे कहते हैं कि भैया हम ना यहां से एक्स एक्सिस से थीटा एंगल घूम गए। कितना घूम गए, थीटा एंगल। तो जब आप थीटा एंगल घूम गए हो तो आप किसी तो पॉइंट पे पहुंचोगे सर्कल पे, मान लो वो पॉइंट P है और उसके कोऑर्डिनेट कुछ तो होंगे x, y। उसके कोऑर्डिनेट कुछ तो होंगे x, y। तो जो एक्चुअली रियल डेफिनेशन है, जो रियल डेफिनेशन है साइन थीटा की, वो ये होती है कि भैया जिस पॉइंट पे आप थीटा घूम के पहुंचे हो, ध्यान से सुनना, मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो थीटा पहले तो आप रेफरेंस लाइन से थीटा घूम गए, ठीक है। बाय डिफॉल्ट थीटा पॉजिटिव ले रहे हैं तो हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, नेगेटिव लेंगे तो क्लॉकवाइज जाएंगे, है ना। तो हम थीटा रोटेशन घूम गए, रोटेशन थीटा करके हम कहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए। अब जहां हम पहुंच गए उस पॉइंट पे कोई एक्स और कोई वाई होगा, तो उस थीटा का जो साइन वैल्यू है साइन थीटा, वो क्या होता है, वो ये होता है y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P अपॉन रेडियस। वो ये होता है, ठीक है भाई, वो ये होता है। और जो कोस थीटा की वैल्यू होती है, कोस थीटा की, वो होती है जितना थीटा आपने घूमना था आप घूम लिए, अब आप जहां पहुंच गए उस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट होगा और x कोऑर्डिनेट होगा, तो उस थीटा का जो कोस वैल्यू होगा, कोस थीटा, वो होगा x कोऑर्डिनेट ऑफ P अपॉन r। क्या होगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ P अपॉन r। ये बेसिक डेफिनेशन होती है, ठीक है भाई। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कहा मैं 30 डिग्री घूम गया, तो मैं थीटा को 30 डिग्री यहां से रोटेट कर दूंगा, तो मैं जहां पहुंचूंगा उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट और r मतलब उसकी ये रेडियस, ठीक है, y बाय r, वो उस एंगल का साइन हो जाएगा। ऐसे ही उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट अपॉन r, वो उस एंगल का कोस हो जाएगा। क्लियर है भाई। ऐसे ही tan थीटा, तो देखो tan थीटा को डिफाइन करते हैं हम, tan थीटा की जो डेफिनेशन है वो है साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी बोल सकते हो इसको, या हम इसको ये भी बोल देते हैं कि भैया y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट ऑफ P। क्योंकि अब देखो साइन थीटा की वैल्यू होगी y बाय r और cos थीटा की वैल्यू होगी x बाय r, r से r कट जाएगा क्योंकि r 0 नहीं है, तो y बाय x आ जाएगा। तो ये बेसिक 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम डिफाइन करते हैं इसके लिए। जैसे मान लो किसी ने कहा कि सर मैं, अब आप देखो यहां से कोई भी थीटा की वैल्यू आ जाएगी, किसी ने कहा सर मैं 150 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो मैंने कहा 150 डिग्री घूम जाओ, ठीक है भाई, 150 डिग्री घूम गए। अब 150 डिग्री घूमने के बाद आप इस सर्कल में यहां से आप 150 घूम गए, यहां 150, तो आप यहां पहुंचोगे, ये मान लो Q पॉइंट है, इसका कोई x कोऑर्डिनेट है मान लो x1 और y कोऑर्डिनेट है y1। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सर साइन 150 की वैल्यू क्या होगी, तो साइन 150 की वैल्यू होगी, साइन 150 डिग्री की इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट अपॉन r। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इससे आप देख सकते हो आप जितना भी एंगल घूमो उसका साइन कोस आप निकाल सकते हो। मान लो मैंने कहा मैं 300 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहता हूं, साइन 300 डिग्री की, तो मैं यहां से शुरू होऊंगा, ऐसे घूमूंगा 300 डिग्री, तो जहां पर भी आऊंगा उस पॉइंट पे, उस लाइन पे, सर्कल पे एक पॉइंट आएगा, उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो अपॉन r, वो उसका साइन 300 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही नेगेटिव के लिए किसी ने कहा सर साइन -90 डिग्री या -120 डिग्री, तो माइनस का मतलब मैं क्लॉकवाइज घूमूंगा, तो मैं यहां से 120 घूम के आऊंगा, जहां पर भी मैं रहूंगा उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट अपॉन r।
ये बेसिकली फंडामेंटल डेफिनेशन होती है। कुछ बुक्स में आप देखोगे या कुछ एजुकेटर्स की वीडियो देखो तो उसमें वो लोग आर की जगह 1 ले लेते हैं, वो भी एक ही बात है। मतलब मैंने तो जनरल बता दिया कि कोई भी सर्कल हो जिसकी रेडियस आर हो तो उसका ये फॉर्मूला है। अब अगर आर की जगह 1 ले लोगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन थीटा का वाई कोऑर्डिनेट, कोस का क्या हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, और tan का वही y बाय एक्स। इस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन करते हो। क्लियर है भाई? चलिए अब अपन अगर बात करें क्या बोलते हैं कि हाँ ये तो चलो समझ में आ गया। अब आप किसी भी एंगल पे जाओ तो आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। अब आपको कुछ एक स्टैंडर्ड वैल्यूज अपन निकाल के बताते हैं जो अपन जानते भी हैं और जिसको अपन देख सकते हैं। जैसे मान लो दोबारा मैंने कहा ऐसा करो, आप 90 डिग्री पे वैल्यू निकालना चाहते हो ना, 90 डिग्री पे, या इसको रेडियन में बोलूं तो मैं π/2 की बात करता हूं ना, π/2 रेडियन। सी मैंने कहा था लिखो ना तो भी वो रेडियन ही माना जाता है। तो मैं 90 डिग्री का मतलब मैं यहां से घूम के यहां आ गया, ठीक है। अब वो सर्कल जो था वो सर्कल दोबारा बना लेते हैं। सर्कल इस तरह से है मान लो वो, ठीक है। अब आप 90 डिग्री घूम गए और 90 डिग्री घूम के आप इस पॉइंट पे आ गए। अब इस पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट है और एक्स कोऑर्डिनेट है वो है 0,r, ठीक, 0,r। और अगर मैं आपसे पूछूं कि सर साइन 90 की वैल्यू बताइए या साइन π/2 की वैल्यू बताइए, तो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन क्या है कि जितना आप थीटा घूम के गए, जिस पॉइंट पे आप रुके उसका y/r, तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है r, तो r/r, तो साइन की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। और आपने पढ़ा होगा साइन 90 डिग्री 1 होता है, पढ़ा है ना? हाँ। ऐसे ही अगर मैं यहां आपसे पूछूं cos π/2 कितना होगा, cos π/2 की वैल्यू कितनी होगी, x कोऑर्डिनेट 0/r, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। ऐसे ही अगर मैं पूछूं tan π/2 की वैल्यू कितनी आएगी, तो tan क्या होगा y/x, तो y/x, हाँ तो y r है, ये x 0 है। तो देखो डिनोमिनेटर में 0 डिफाइंड नहीं होता, इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है। नॉट डिफाइंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक रियल नंबर नहीं है। बट अगर इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम कहें तो हम ये कहेंगे ये लगभग इन्फिनिटी होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0, अप्रोक्सीमेट बहुत बड़ा नंबर, तो हम इसको ये भी बोल देते हैं कि यार ये तो इन्फिनिटी है, बट एक्चुअली प्रॉपर ये है कि इसको हम नॉट डिफाइंड बोलते हैं, ठीक है, नॉट डिफाइंड। तो ये 3 वैल्यूज बेसिकली हो गई अपनी इस पॉइंट के लिए, ये 90 डिग्री के लिए। ऐसे ही अगर मैं 0 डिग्री पे बात करूं, 0 डिग्री का मतलब मैं यहीं पे ही हूं, इसी पे बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं साइन 0 कितना होगा, तो देखो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है r,0, और साइन की डेफिनेशन क्या होती है, y कोऑर्डिनेट बाय r, है ना। साइन की डेफिनेशन होती है y बाय r, तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ऐसी कोस 0 की वैल्यू क्या होगी x बाय r, x क्या है r बाय r, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। और tan 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan 0 की, tan क्या है y बाय x, तो 0 बाय r, या साइन की 0 अपॉन कोस की 1 एक ही बात है, तो आंसर क्या आएगा 0। तो ये बेसिकली आपकी ये वाली वैल्यूज हो गई जो 0 डिग्री के कॉरेस्पॉन्डिंग करेंगे। ये मैंने यहां एरो क्यों बनाया है कि 0 डिग्री एंगल मतलब आप इसी लाइन पे हो, 90 डिग्री एंगल मतलब आप यहां घूम गए, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज यहां आ गई। ऐसे ही अगर मैंने कहा कि सर आप ऐसा करो 190 डिग्री घूम जाओ, कितना घूम जाओ, सॉरी 180 डिग्री, तो 180 डिग्री मतलब ये 90 और ये 180 यहां आ गया, है ना। 180 डिग्री मतलब इसको रेडियन में बोलेंगे तो पाई रेडियन हो गया ना, तो पाई रेडियन यहां आ गया, ठीक। अब अगर मैं आपसे पूछूं साइन पाई की वैल्यू क्या होगी, साइन पाई की, तो ध्यान दो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे -r,0, और साइन की वैल्यू क्या होती है कि पाई अगर आप घूम गए जहां आप पहुंचे उस पॉइंट का सर्कल पे y कोऑर्डिनेट बाय r, तो y कोऑर्डिनेट 0 है। ऐसे अगर आपसे पूछे कोस पाई की वैल्यू, कोस पाई का मतलब इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट अपॉन r, तो -r बाय r, -1 आ जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो ताकि आपको याद रहे, -r बाय r, -1 आ जाएगा। अगर ऐसे ही आपसे पूछे tan पाई, तो tan की वैल्यू अगेन y बाय x, तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये बेसिकली वैल्यूज हो गई इस पाई एंगल के करेस्पॉन्डिंग, ठीक है भाई, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। हाँ ध्यान से देखते हैं। अब आप देख रहे हो 180 मतलब 180 डिग्री जिसको बोलते हैं या पाई बोल रहे हैं हम, तो पाई पे भी तो साइन आ रहा है, लेकिन पाई के करेस्पॉन्डिंग तो कोई ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, तो ट्रायंगल की कोई डेफिनेशन नहीं होती, एक्चुअल डेफिनेशन साइन कोस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की ये होती है, ठीक है। ऐसे ही मान लो किसी ने कहा
कि सर ऐसा है कि ना क्या बोलते हैं हम अब 270 डिग्री पे निकालेंगे या 3π/2, तो π/2 π/2 π/2, ये ऑरेंज वाला एंगल, तो ये बेसिकली कितना आ गया 3π/2 आ गया। मतलब 3π/2 एंगल घूम के आओगे तो आप इस लाइन पे आओगे नेगेटिव वाई एक्सिस पे, और सर्कल पे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, -r, 0, -r। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सर साइन 3π/2 की वैल्यू बताइए, तो साइन की वैल्यू क्या होगी इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट अपॉन r, तो -r/r, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1। ऐसे ही cos 3π/2 की वैल्यू इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट बाय r, तो वो 0 है, तो वैल्यू 0 आ जाएगी। ऐसी tan 3π/2 की अगर वैल्यू पूछे तो वो क्या आएगी -1/0, अगेन नॉट डिफाइंड आ जाएगी। क्या आ जाएगी नॉट डिफाइंड आ जाएगी। आ रही है बात समझ में, क्लियर है? हाँ, ये जो मैं बोल रहा हूं इन्फिनिटी, ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं कि 1/0, ये बेसिक में जो पढ़ के आए हैं मुझसे उनको पता है कि 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, इन्फिनिटी नहीं होता। ये जस्ट मैंने उनको बताया कि उनका जो मतलब होता है कि 1/0 लगभग इन्फिनिटी, तो उस तरह के कि 90 के आसपास की वैल्यू करेंगे तो वो इन्फिनिटी होगा। एग्जैक्टली 90 डिग्री पे, एग्जैक्टली π/2 पे तो tan नॉट डिफाइंड ही होगा। तो रियल में आपको ये लिखने की नीड नहीं है, tan एक्चुअल में नॉट डिफाइंड होगा। यहां पर भी tan क्या होगा नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि 0 उसमें रखा ही नहीं जा सकता डिनोमिनेटर में, तो उसकी वैल्यू ही नहीं होगी। ठीक है भाई, तो ये आपकी ये वैल्यूज आ गई। और ये 3 वैल्यूज, अब मैं 3 ही क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि बाकी 3 तो आप ऐसे उल्टा करके निकाल सकते हो। जैसे साइन क्या है y/r, तो कोसेक क्या हो जाएगा r/y। ठीक है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। जैसे अब यहां साइन 0 है, तो अगर मैं यहां कोसेक की बात करूंगा, कोसेक 0 की, तो वो क्या होगा r/y, और y क्या है 0, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, कोस की वैल्यू करोगे तो सेक 0, उसकी वैल्यू क्या होगी उसका उल्टा, तो आप जानते हो, तो उस हिसाब से 1 आ जाएगी। और tan की वैल्यू निकालोगे tan 0, तो वो भी r/0 आ जाएगा, तो वो नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो इस तरह से आप चीजें मैनेज कर सकते हो। तो ये बेसिकली 3 ही काम किए, बाकी 3 तो उनके उल्टा करके आ जाएंगी। तो 3 को ही मैं मतलब एक तरह से लिख के दिखा रहा हूं। तो बेसिकली अपने 4 पॉइंट्स कवर करें अभी तक, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। ए पॉइंट पे अगर एंगल आ रहा है, जैसे 0 डिग्री है, 0 है, तो वहां पे साइन कोस tan की क्या वैल्यू होगी, π/2 पे क्या होगी, पाई पे क्या होगी, 3π/2 पे क्या होगी। ऐसे कोई भी एंगल पे 10 डिग्री, 15 डिग्री, 70, 80, 90, 100, 110, हर जगह सर्कल पे कोई ना कोई पॉइंट आएगा, और उस पॉइंट के कोई ना कोई XY कोऑर्डिनेट होंगे। तो उन सभी एंगल्स के लिए साइन कोस tan इन सब की वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। वो अलग बात है, कुछ वैल्यूज नॉट डिफाइंड होंगी जैसे tan वगैरह में, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई? ऐसी माइनस डिग्री है तो आप उल्टा घूम जाओ। अब आपको यह भी समझ में आ गया, जरूरी नहीं है 0 से 360 डिग्री है, ये तो मैं 390 डिग्री के लिए भी बोल सकता हूं। हाँ जी, या मान लो इसी के लिए मैंने बोला कि एंगल ना मैं ले रहा हूं 2π एंगल ले रहा हूं, कितना 2π। तो ध्यान दो, अगर मैं एंगल 2π लेता हूं, 2π का एंगल का मतलब क्या हो गया, आप 0 से शुरू हुए, घूमे 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 घूमर घूमर करते हुए पूरा सर्कल आ गए, घूम के अब यहीं आ गए। तो यार जो एंगल ये 2π होगा, 2π ये भी तो बेसिकली इसी लाइन पे खत्म होगा। तो आओगे तो आप पॉइंट ए पे ही आओगे, तो पॉइंट ए पे ही, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो r,0 ही होंगे। तो उसके लिए साइन की वैल्यू तो 0/r ही होगी। यस, तो साइन 2π पे 0 होगा। हाँ जी, साइन 2π पे 0 होगा। ऐसे ही कोस 2π भी -1 होगा। हाँ जी, क्योंकि आप सोचो कि साइन कोस tan की वैल्यूज कैसे निकाल रहे हो, कि जितना एंगल घूमे, जिस पॉइंट पे पहुंचे उसका y/r। अब आप 0 चलो या 2π चलो, आप सेम ही पॉइंट पे पहुंच रहे हो, तो उसका y और x सेम ही रहेगा। तो टाइन साइन कोस tan इन सब की वैल्यूज भी सेम रहेंगी। तो ऐसे बहुत सारे एंगल्स होते हैं जिन पे वैल्यूज सेम आती है, तो इसमें कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज देखो, कि जैसे मान लो अभी ये जो बात कर रहा हूं मैं, इसको एक्सटेंड करते हैं अपन, एक सेकंड, ये जो अपन बात कर रहे हैं इस चीज को अपन एक्सटेंड करते हैं। कि देखो सर, अगर मैं 0 एंगल पे चलता हूं, 0, तो मैं यहां होता हूं, ये एक्स एक्सिस की बात हो रही है, कोर्स सीधा कर लो, है ना। 0 एंगल पे बात कर रहा हूं, 0 एंगल पे, तो ये 0 एंगल यहां है। अगर मैं 2π घूम के आ गया, अगर मैं 2π घूम के आ गया यहां, तो भी मैं यहीं आऊंगा, तो एंगल 2π होगा, एंगल 2π होगा। अगर मैं सर एक राउंड की बजाय 2 राउंड लगाया हूं, कि मैं यहां से चला सर ये 2π और फिर एक राउंड और माराया, तो भी मैं इसी पॉइंट पे आऊंगा सर्कल पे। मतलब ये जो पिछला पॉइंट है सर्कल के ए पॉइंट पे पहुंचूंगा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू तो वही आएगी। तो वो क्या हो जाएगा 4π।
ऐसे ही आप समझ सकते हो, एक राउंड और लगा लिया तो कितना 6 पाई, एक राउंड और लगा लिया तो कितना 8 पाई। तो इस तरह से ये सारे एंगल इसी लाइन पे खत्म होंगे, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही खत्म होंगे। इवन अगर आप उल्टा चलो, मतलब क्लॉकवाइज, तो जैसे आप यहां से शुरू हुए, आप यहां से शुरू हुए, ये नेगेटिव में 90, 180, 270, 360, मतलब डिग्री में 360, और वैसे पाई में बात करें तो -2 पाई, कितना -2 पाई। तो भी आप इसी लाइन पे आओगे, तो भी आप इसी लाइन पे आओगे, तो सर्कल के हिसाब से आप इसी ए पॉइंट पे रुकोगे, तो इसका मतलब अभी भी साइन कॉस की वैल्यू यही रहेगी। हाँ जी यही रहेगी। तो अगर आप एक चक्कर मारा ये तो आपने, अगर आप दो मारो उल्टे तो -2 पाई, फिर -2 पाई, तो -4 पाई, ऐसी -6 पाई। तो एक चीज आप देख पा रहे हो इंटरेस्टिंग चीज, कि पॉजिटिव एक्सिस पे जो भी एंगल आके रुकेगा उन सब की शक्ल, उन सब की शक्ल कैसी होगी, उन सब की शक्ल ऐसी होगी कि वो इवन पाई होंगे। क्या होंगे? इवन पाई। एन को इंटीजर रखते जाओ, सारे वैल्यूज आ जाएंगे। 0 रखो, 0, 1 रखो, 2 पाई, 2 रखो, 4 पाई, 3 रखो, 6 पाई, -1, -2 पाई, -4 पाई। तो जितने भी इवन पाई के मल्टीपल होंगे वो डायरेक्ट आपके यहीं खत्म होंगे। ठीक है भाई, क्लियर है? हाँ जी। तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा, जैसे मान लो मैंने आपको पूछा 2026 पाई, तो आपको ऐसे 2 पाई 2 पाई 2 पाई करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है 2026 पाई इवन का मल्टीपल है, इवन का मल्टीपल है, वो कहां खत्म होगा? यहां पे खत्म होगा। तो जब यहां पे खत्म होगा तो उसके लिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो y 0 ही है, मतलब उसके साइन की वैल्यू क्या होगी? 0। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो साइन 2026 पाई 0 होगा। आ रही है बात समझ में? हाँ जी। तो इसी तरह अपन कुछ एक और चीजों को जनरलाइज करते हैं, कि जैसे मान लो अगर बात करें कि यहां से मैं यहां गया तो ये एंगल मेरा कितना आया? π/2। या इसको छोड़ो एक बार, एक सेकंड, जैसे ये इवन पाई है ना, ऐसे मैं कुछ और आपको दिखाना चाह रहा हूं कि मैं यहां से शुरू हुआ, यहां आए, तो ये एंगल कितना हुआ मेरा? पाई। कितना हुआ? पाई। फिर मैंने कहा ऐसा करते हैं जी कि यहां से मैं शुरू करता हूं, मैं एक चक्कर मारा है 2 पाई, फिर वापस यहां आ गया तो कितना हो जाएगा? 3 पाई। फिर उसमें 2 पाई एक चक्कर और मार दो तो कितना हो जाएगा? 5 पाई, फिर 7 पाई। इस तरह से इस तरह के सारे एंगल जो आएंगे वो कहां आएंगे? वो -x एक्सिस पे आएंगे। कहां आएंगे? -x एक्सिस पे। और अगर आप क्लॉकवाइज जाते हो तो आप यहां से आओगे इधर तो कितना होगा? -पाई, फिर आप घूमोगे -2 पाई, फिर वापस आओगे -3 पाई, ऐसे ही फिर 2 पाई घट जाएगा -5 पाई, 2 पाई का डिफरेंस आता रहेगा। तो एक चीज को आप यहां पर भी जनरलाइज कर सकते हो कि जो भी एंगल यहां नेगेटिव एक्स एक्सिस पे टर्मिनेट होगा उसकी जो शक्ल होगी वो ओड मल्टीपल ऑफ पाई होगा। वो क्या होगा? ओड मल्टीपल ऑफ पाई होगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। ठीक है भाई? तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कोई भी इवन पाई होगा तो कहां टर्मिनेट होगा? इधर पॉजिटिव एक्स पे, और अगर ओड पाई होगा तो कहां टर्मिनेट होगा? उधर नेगेटिव एक्स पे। जैसे मान लो बोला मैंने 2025 पाई, तो आपको सीधा पता है वो कहां खत्म होगा? वो यहां खत्म होगा। अगर यहां खत्म होगा तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है? 0। तो साइन क्या है? 0। x कोऑर्डिनेट क्या है? -r। तो cos क्या है? -1। तो cos 2025 पाई की भी वैल्यू -1 होगी। हाँ जी, -1 होगी। ठीक है? तो अभी तो अपन एंगल्स को जनरलाइज कर रहे हैं, वो भी 4 तरह के स्टैंडर्ड एंगल्स, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे खत्म हो, जो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे खत्म हो, जो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे जाके रुके, और जो नेगेटिव वाई एक्सिस पे जाके रुके। तो यहां पर जो भी एंगल्स आएंगे उन सबके थोबड़े कैसे होंगे? वो इवन पाए होंगे। यहां जो भी आएंगे उन सबके थोबड़े कैसे होंगे? ओड पाए आएंगे। क्लियर है भाई? हाँ जी। ऐसे ही कल को मैंने कहा कि सर ऐसा है, आप यहां से घूम के ना, यहां से आप शुरू होके आप यहां गए तो एंगल कितना आया? π/2। फिर मैंने कहा ऐसा करो, एक चक्कर लगा के आओ, 2 पाई प्लस π/2, तो π/2 में 2 पाई जोड़ दोगे तो आएगा 5 π/2। फिर मैंने कहा एक चक्कर और लगा के आओ, तो वो क्या होगा? 9 π/2। ऐसे ही 13 π/2। इस तरह सारे आएंगे। तो देखो 4 का गैप आता रहेगा। ठीक, अगला 17 π/2 होगा, फिर 21 π/2 होगा। और अगर आप उल्टा जाते हो, देखो मान लो यहां से चलते हो नेगेटिव, तो आप यहां से चले π/2, अगर आप यहां चलते हो -π/2, -π, -3 π/2, तो फिर क्या आएगा? -3 π/2। फिर उसमें एक चक्कर और मारा, -2 पाई, फिर -3 π/2, मतलब इसमें से -2 पाई घटा दो तो आएगा -7 π/2। फिर -2 पाई घटा दो, -11 π/2।
तो आप देख रहे हो 4 4 का गैप आ रहा है। पहले इधर 4 इधर बढ़ रहा था, पीछे जाना तो 4 घटा दो, 1 से -4 -3, -3 से -4 -7 -11। तो ये जितने भी एंगल होंगे, ये जितने भी एंगल होंगे, ये सारे के सारे यहां पॉजिटिव वाई एक्सिस पे टर्मिनेट होंगे। और इनको हम जनरलाइज करके कैसे लिख सकते हैं कि इन सब में π/2 तो दिखेगा ही दिखेगा, π/2 तो दिखेगा ही दिखेगा। और जो साथ वाला नंबर है जैसे 1, 5, 9, ये वो नंबर है जो 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 देते हैं। जैसे 5 को 4 से डिवाइड करो बनाएगा, 9 को 4 से डिवाइड करो बनाएगा। तो ये नंबर किस कैटेगरी के हैं? ये नंबर है 4n+1 कैटेगरी के, 4n+1 कैटेगरी के। तो इनको हम 4n+1 π/2 बोल सकते हैं, जिसमें n इंटीजर आएगा, जिसमें n इंटीजर आएगा। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। ऐसे ही अगर मैं नीचे वाली एक्सिस की बात करूं, नेगेटिव वाई एक्सिस की, तो आप यहां से देखो आओगे π/2, π, 3π/2। तो यहां जो एंगल टर्मिनेट होंगे वो 3π/2, फिर उसमें 2π जोड़ दिया आपने 7π/2, फिर उसमें 2π जोड़ दिया आपने 11π/2। इस तरह करते करते इस तरह के सारे एंगल्स आएंगे। ये तो आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो। अगर आप क्लॉकवाइज घूमते हो, यहां से शुरू होते हो तो -π/2, फिर उसमें -2π जोड़ो -5π/2, फिर उसमें -2π -9π/2। ये सारे के सारे एंगल यहां टर्मिनेट होंगे नेगेटिव वाई एक्सिस पे। और इन सबको अगर मैं जनरलाइज करके लिखना चाहता हूं तो मैं लिख सकता हूं यहां पे, अगर आप ध्यान दो, π/2 तो इनमें भी आएगा, लेकिन π/2 के साथ जो नंबर है 3, 7, 11, 4 4 का गैप है, तो 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर 3 दे रहे हैं। ये देखो 7 को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 3 आएगा, 11 को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 3 आएगा। तो ये 4n+3 कैटेगरी के नंबर से, तो 4n+3 π/2, 4n+3 π/2। ठीक है। अब आपको ये तो पता होगा ना, ये मैंने बेसिक मैथ्स में पढ़ाया है। जिन लोगों ने डिविजिबिलिटी वाला लेक्चर नहीं देखा वो जाके बेसिक मैथ्स में देख सकते हैं। और वहां पर हमने बेसिक से बताया भी है कि कोई भी नंबर है उसको आप किसी भी फॉर्म में लिखना चाहते हो, जैसे 4n टाइप की लिखना चाहते हो, तो दुनिया में 4 ही तरह के नंबर हो सकते हैं, या तो 4n, या तो 4n, या 4n+1, या 4n+2, या 4n+3। क्योंकि ये बेसिकली यूक्लिड थ्योरम से आता है कि कोई भी नंबर है उसको आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा। 4 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर 4 ही आना होता तो वो तो पूरा पूरा 4 से डिवाइड ही हो जाएगा। ऐसे 5 नहीं आएगा, क्योंकि 5 में से भी 4 निकल के डिवाइड हो जाएगा, एक ही बचेगा। तो जिससे आप डिवाइड करते हो, जैसे इसमें 4 से बात हो रही है, तो रिमाइंडर 0, 1, 2, 3 डिवाइजर से छोटा और 0 या 0 से बड़ा होता है। ऐसे अगर 3 से डिवाइड करना, 3 से बात करनी है, तो या तो नंबर 3n होगा, या 3n+1 होगा, या 3n+2 होगा, और कैटेगरी का नहीं हो सकता। हाँ, दिखने में आपको वो धोखा दिखा सकता है। जैसे मान लो यही जो नंबर है 4n+3, इसी को वो ऐसे भी लिख सकता है 4n+7 π/2। तो आप सोचोगे अरे ये क्या, 4n+7 टाइप के नंबर तो अलग है। नहीं भाई, वो भी यही नंबर है। एक्चुअली इसने इसको मॉडिफाई करके लिख दिया। जैसे मान लो अगर मैं थोड़ी सी जगह बनाऊं, एक सेकंड, है ना। पहले तो आप ये महसूस करो कि ये दोनों सेम ही नंबर है। जैसे मान लो आपको मैं दिखाता हूं, सिर्फ होगा क्या, वैल्यूज अलग अलग रखने पे सेम वैल्यू आएगी। जैसे मान लो यहां n0 रखा, यहां n0 रखा, तो क्या आया 3π/2, और यहां 3π/2 चाहिए तो n की जगह -1 रखना पड़ेगा, तो 3π/2 आएगा। यहां n1 रखा तो 7π/2, यहां 0 रखने पे 7π/2 आएगा। यहां n1 रखा तो 2 रखा तो 11π/2, और यहां 1 रखोगे तो 11π/2। तो इससे जो भी एंगल्स आएंगे और इससे जो भी एंगल्स आएंगे वो सारे के सारे एंगल सेम ही होंगे। बस दिखने में उसने फॉर्मेट आपको अलग कर दिया, दिखने में उसने फॉर्मेट आपको अलग कर दिया। जैसे मान लो ये जो इवन ओड नंबर्स हैं, ओड नंबर को दुनिया 2n+1 पाई भी लिखती है, 2n+1 भी लिखती है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2n-1 पाई। उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। आपको दिखने में लगेगा ये अलग है, ये एक ही नंबर ऑफ सेट को रिप्रेजेंट करता है। आप देखो जैसे इसमें n की जगह वैल्यू रखो, 0 रखो 1 आएगा, 1 रखो 3 आएगा, 2 रखो 5 आएगा, -1 रखो -1 आएगा, है ना। इस तरह से इधर ये इस तरह आएंगे, -1, -2 रखो -3 आएगा। इसमें 0 रखो -1 आएगा, 1 रखो 1 आएगा, 2 रखो 3 आएगा, 3 रखो 5 आएगा, 4 रखो 7 आएगा, -2 रखो -1 रखो -3 आएगा। तो देख रहे हो आप सेम सेट ऑफ नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो दिखने में आपको अलग लगता है, दिखने में आपको अलग लगता है। और अगर हम डायरेक्ट इससे इसमें कन्वर्ट करना चाहे ना, तो आप यूक्लिड थ्योरम से देख भी सकते हो। वहां पे मैंने आपको डिटेल में समझाया, जाके आप लेक्चर देख सकते हो कि एक्चुअल में ये 2n-1 का मतलब ये थोड़ी है कि 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर -1 आ जाएगा। रिमाइंडर तो कभी -1 आता ही नहीं है। तो हम इसको ना ऐसे रीएडजस्ट करते हैं कि ये 2n है ना, जो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 2n-1
+2 -1। मतलब इसको मैं दोबारा समझाता हूं, आप देखो ध्यान से, एक सेकंड। ये जो 2n - 1 लिखा है इसको ऐसे लिखो, 2 ये n और बीच में फिर -1। अब ये जो n है ना, इसको हम ऐसे लिखते हैं -1 +1। उससे यहां से हम इसको तोड़ देंगे तो ये 2n - 1 बन जाएगा और 2 × 1 2 बन जाएगा और ये -1 आ जाएगा, तो ये 2 टाइम्स n - 1 + 1 बन जाएगा। तो n - 1 भी तो एक इंटीजर ही है, तो इसको हम 2m + 1 बोल सकते हैं। तो देख लो, अब आपको सेम कैटेगरी में ये दिख गया होगा। तो वो बस उसी को तोड़ मरोड़ के जानबूझ के लिख देते हैं, तो आपको उससे टेंशन लेने की तरीके नहीं है। ऐसे तो इसको 2n + 3 भी लिख सकते हो, 2n + 5 भी लिख सकते हो, है ना, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए भी मैंने एक शॉर्टकट बताया हुआ है कि जैसे ये रिमाइंडर -1 आ गया तो -1 आ गया तो रिमाइंडर -1 तो नहीं आ सकता, तो उसमें डिवाइजर जोड़ दो। जैसे डिवाइजर क्या है 2, तो 2 जोड़ दो, तो -1 में 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा +1, तो इसका मतलब ये 2n + 1 कैटेगरी ही है। ऐसे मान लो ऐसा लिखा होता 2n + 3 पाई, तो आपको लग रहा है कि रिमाइंडर 3 आ जाएगा ना, मतलब उसने ज्यादा बता रखा है तो 2 घटा दो 2 घटा दो तो 2n + 1 पाई है, वही यही है। ऐसे मान लो 2n + 5 होता तो 5 रिमाइंडर थोड़ी आएगा, तो उसमें से 2 घटा दो तो क्या आ गया 2n + 3, फिर भी ज्यादा आ गया, फिर 2 घटा दो तो क्या आ गया 2n + 1, इसमें फिर 2 घटा दो तो क्या आ जाएगा 2n - 1, फिर 2 घटा दो तो 2n - 3। तो मतलब ये n बदलता रहेगा ऑब्वियसली, बट ये सभी सेम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जैसे आपने रट लिया कि ये 2n + 1 पाई है और कहीं किसी इक्वेशन में 2n - 1 पाई लिखा है या 2n + 1 पाई लिखा है या 2n + 3 पाई लिखा है, तो आप समझ जाएं वो सेम ही सेट ऑफ नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। और जिस गरीब को ज्यादा दिक्कत हो वो आप n में वैल्यूज रख के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो डिविजिबिलिटी वाला लेक्चर जाके बेसिक मैथ्स में देख लो। ठीक है, अभी अपन टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट ना होए, लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। पॉइंट ये था कि एक्स एक्सिस पे जो भी एंगल टर्मिनेट होगा वो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, -2 पाई, -4 पाई, वो हमेशा पाई का इवन मल्टीपल होगा। जो उधर -x पे खत्म होगा वो हमेशा पाई का ओड मल्टीपल होगा। ऐसे ही हम जो बात कर रहे थे, जो ऊपर खत्म होगा वो 4n + 1 π/2 होगा। अब ऐसे ही जो मैं ये बताना चाह रहा था कि इनको चेंज करके लिख सकते हो, कल को दुनिया इसको ऐसे भी लिख सकती है कि सर 4n - 3 π/2 लिख दिया, 4n - 3 π/2 लिख दिया, तो आप क्या सोचोगे ये 4n + 3 कैटेगरी का है ना, 4n - 3 है, रिमाइंडर -3 नहीं होता, उसमें डिवाइजर जोड़ दो 4, तो क्या आ गया 4n + 1। तो अल्टीमेटली ये भी 4n + 1, ये भी 4n + 1 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप ऐसे नहीं समझ सकते तो मैं ये कह रहा था इनकी वैल्यूज रखो, इसमें 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 2 4 वैल्यू निकालो, इसमें 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 2 4 वैल्यू निकालो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये वो वाले नंबर्स हैं जो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे खत्म हो रहे हैं। क्लियर है? ऐसे जो नीचे वाले हैं वो 4n + 3 π/2 के। अब इसमें एक चीज और है, जैसे मान लो मैं आपसे बोलता हूं 7 π/2, तो बच्चा सोचता है π/2 के साथ 7 है, मतलब ये इस एक्सिस पे आएगा, या तो ऊपर आएगा या नीचे आएगा। अब उसमें π/2 के साथ 7 है, तो 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, तो 3 आ गया, तो 3 आ गया मतलब हाँ नीचे आएगा। ठीक है, ऐसे ही मान लो 5 π/2, तो π/2 वाला है तो इस लाइन पे आएगा, तो π/2 के साथ 5 है, 4 से डिवाइड करा रिमाइंडर 1 आएगा, मतलब वो ऊपर आएगा। तो जब प्लस है ना तब तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो -3 है, अब बच्चा क्या होता है माइनस के साइन को नहीं देखता, वो ये देखता है माइनस तो हटा दो, और 3 π/2 में π/2 के साथ 3 को देखता है और सोचता है ये तो 4n + 3 का नंबर है और वो नीचे आना चाहिए। एक्चुअल में वो नीचे नहीं आएगा, वो ऊपर आएगा। क्यों? क्योंकि तुम उस माइनस को इग्नोर कर रहे हो। अगर आप माइनस को काउंट करोगे तो बेसिकली है क्या, माइनस का सेंस क्या है कि आप क्लॉकवाइज नहीं, आप एंटी क्लॉकवाइज नहीं, आप क्लॉकवाइज घूम रहे हो। तो अगर बिना माइनस के 3 π/2 यहां आना था, मतलब 90 90 90 3 रोटेशन लेने थे उसने, और माइनस साइन के साथ करते हो तो यहां से शुरू थोड़ी होगा, यहां से शुरू होगा, तो 90 90 90 यहां पे खत्म होगा। ठीक है, या मान लो वो ये सोचते हैं डिवीजन से भी कि -3 को -7 है, जैसे -7 में माइनस को हटा दिया तो 7 है, सर 7 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 4n + 3 कैटेगरी है, तो वो इधर आएगा। अरे नहीं भाई 7 थोड़ी है, एक्चुअल में नंबर -7 है। -7 को जब 4 से डिवाइड करोगे, -7 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो आप चेक करना कि 4 को इससे डिवाइड करोगे तो 4 -2 आएगा, -8 + 1, तो एक्चुअल में देखो ये क्वोशंट आ गया और ये रिमाइंडर आ गया, तो इसका मतलब -7 जो नंबर है वो 4n + 1 कैटेगरी का ही
है। आप सिर्फ 7 पॉजिटिव को देख के उसको 4n+3 का समझ रहे हो। तो इसके लिए आपको डिवीजन थ्योरम या डिवाइड कैसे करते हैं, उसमें रिमाइंडर 0 और डिवाइजर के बीच होता है, ये सब डिटेल में अपन यूक्लिड थ्योरम में बेसिक मैथ्स में डिविजिबिलिटी में कर चुके हैं। तो या तो वहां से जाके इसको देख लो आप, या फिर अभी के लिए जो सेफ ऑप्शन है आप ऐसे करो जो मैं आपको बता रहा हूं कि आप ना इसको छोड़ दो। आप ऐसे देखो, इवन पाई में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, इधर आएगा। ओड पाई में कोई कंफ्यूजन नहीं है, उधर आएगा। अब बचे π/2 के साथ जो नंबर आएगा। अब π/2 के जो साथ नंबर है, अगर वो 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 देता है, मान लो पॉजिटिव है, तो वो ऊपर आएगा, और 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर 3 देता है तो वो नीचे आएगा। क्लियर भाई? अब अगर माइनस है तो आप एक बार माइनस को भूल जाओ और माइनस के साथ वाले को देखो, उसको 4 से डिवाइड करके देखो, रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो आपके हिसाब से ऊपर आना चाहिए, बट ऊपर नहीं, वो नीचे आएगा, क्योंकि माइनस की वजह से वो उल्टा घूमेगा। और अगर 4n+3 है, नीचे आना चाहिए, और आगे माइनस लगा है तो नीचे की जगह उसका उल्टा कर दो, ऊपर कर दो। जैसे मान लो मैंने आपको कहा कि -11 π/2, ठीक है। अब -11 π/2 में आपको ये तो पता है कि π/2 के साथ वाला है, मतलब इस लाइन पे कहीं आएगा, अब या तो ऊपर आएगा या नीचे आएगा। तो -11 को छोड़ दो, एक बार आप π/2 को देख रहे हो कि π/2 इस पे आएगा, ठीक है। अब माइनस को छोड़ दो तो 11 जो बचा, 11 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, मतलब 4n+3 कैटेगरी का है। तो आपके हिसाब से वो घूम के इधर आना चाहिए नीचे, लेकिन आगे माइनस लगा है तो नीचे की जगह ऊपर। तो माइनस वाले को या तो आप ऐसे डिटेल में समझ लो, अगर उससे दिक्कत है तो मैं ये कह रहा हूं सेफ ऑप्शन क्या है, जब माइनस है ही नहीं और π/2 का मल्टीपल है, तो π/2 के साथ जो नंबर है वो 4n+1 है तो ऊपर है, 4n+3 है तो नीचे है। ठीक है भाई? और अगर वो माइनस है और माइनस को छोड़ के वो नंबर 4n+1 है तो एक्सचेंज कर दो। ये सारी चीजें भी मैं लिखा दूंगा दोबारा, अभी तक जो हमने मोटा मोटा समझा उस चीज को मैं दोबारा उतार देता हूं कि भैया मुद्दे की बात ये है, मुद्दे की बात ये है कि यहां पे जो एंगल्स टर्मिनेट हो रहे हैं वो इवन पाई है, और यहां पे जो एंगल टर्मिनेट हो रहे हैं वो ऑड पाई है। ठीक है भाई? यहां पे जो एंगल टर्मिनेट हो रहे हैं वो 4n+1 π/2 है, और यहां पे जो एंगल टर्मिनेट हो रहे हैं वो 4n+3 π/2 है। ये तो हमने समझ लिया। अब जो आगे की कहानी मैं समझा रहा था उसमें क्या करना है, उसको आप ब्रॉड लेवल पे ऐसे देखो कि 2 एक्सिस हैं, एक तो ये और एक ये। तो यहां जो भी एंगल खत्म होगा एक्स एक्सिस पे वो n पाई का मल्टीपल होगा, मतलब वो पाई का मल्टीपल होगा। किसका? पाई का। क्योंकि देखो इवन वाले नंबर यहां से आ गए, ओड वाले नंबर यहां से आ गए, इवन और ओड को मिला दे तो n पाई आ गया। तो मतलब ये कन्फर्म है कोई भी एंगल जो n पाई का होगा वो एक्स एक्सिस पे टर्मिनेट होगा। अब उसमें अगर वो इवन है तो वो उधर पॉजिटिव एक्स पे होगा, और अगर ओड है तो वो इधर नेगेटिव एक्स पे होगा। आ रही है बात समझ में? ऐसे ही जो भी एंगल π/2 का मल्टीपल है, इसका मल्टीपल है π/2 का ओड मल्टीपल है। ये ध्यान रखना, यहां ओड नंबर होना जरूरी है, ओड नंबर। क्योंकि मान लो अगर यहां इवन नंबर हो गया, मान लो जैसे 6 π/2 हो गया, तो तुम सोच रहे हो ये π/2 का मल्टीपल है मतलब ये इधर आएगा। नहीं भाई, क्योंकि ये तो 2 से 6 कट जाएगा तो 3 पाई, तो ये तो पाई का मल्टीपल हो गया, तो ये तो एक्स एक्सिस पे आ गया, और उसमें भी ओड हो गया तो वो तो इधर आ जाएगा। तो π/2 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, π/2 का कौन सा मल्टीपल होना चाहिए? ओड मल्टीपल। क्या होना चाहिए? ओड। जैसे मान लो 5 π/2, 11 π/2, -7 π/2, ये सारे नंबर π/2 के साथ एक ओड नंबर आ रहा है। तो जब भी π/2 के साथ एक ओड नंबर आएगा ना, तो वो समझ लो वर्टिकल वाई एक्सिस पे टर्मिनेट होगा। अब उसमें आपको क्या करना है, जो π/2 के साथ जो नंबर है उसको 4 से डिवाइड करो। जैसे 5, 4 से डिवाइड करा, रिमाइंडर क्या आया? 1, मतलब ये कहां आएगा? ऊपर जाएगा, 4n+1। तो ये 5 π/2 यहां जाएगा, या मैं ये अलग से यहां बताया तो है ना, 5 π/2 यहां जाएगा। जैसे 11 π/2 है, π/2 को छोड़ दो, π/2 के साथ ओड नंबर है, हाँ जी, मतलब वाई एक्सिस पे आएगा। अब 11 को 4 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर 3 आ गया, मतलब वो नीचे जाएगा, तो वो यहां नीचे खत्म होगा, 4n+3 π/2, मतलब यहां आएगा 11 π/2। अब ऐसे ही गरीब आदमी गलती क्या करता है कि π/2 के साथ -7 ओड नंबर है, हाँ जी, मतलब वर्टिकल एक्सिस पे आएगा। अब वो सोचते हैं 7 को 4 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर 3 आएगा तो वो नीचे आएगा। ना मुन्ना ना, क्योंकि वो नेगेटिव है तो उसका उल्टा कर दो, उसका उल्टा, क्योंकि ऐसे नहीं घूम रहे आप ऐसे घूम रहे हो, तो वो यहां पे ही आएगा -7 π/2। तो या तो आप ऐसे समझ लो, इससे गलती नहीं होगी, या आपको बेसिक से समझ पता हो कि एक्चुअली -7 जो नंबर है ना
वो 4n+3 है ही नहीं, वो 4n+1 ही है। अगर आप उसको डिवाइड करोगे, ये मैंने दिखाया आपको, तो रिमाइंडर +1 ही आएगा। दुनिया गलती क्या करती है, दुनिया ऐसे कहती है कि देखो जी इसको 4 से डिवाइड करा, 4 -1 -4 और रिमाइंडर ये -3, तो ये बोलते हैं देखो जी 4n-3 आ गया। वो माइनस को नहीं देखते, और रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं आता, रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं आता। आपको -3 में 4 डिवाइजर जोड़ना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा 4n+1 आएगा। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि नेगेटिव जब नंबर होते हैं तो आप माइनस को इग्नोर करते हो और 7 को देख के सोचते हो 4n+3 है तो नीचे आना चाहिए। नहीं, एक्चुअली -7 इज नॉट 4n+3 काइंड ऑफ नंबर, -7 इज 4n+1 काइंड ऑफ नंबर। डिविजिबिलिटी से आपको पता चल जाएगा। और जिन बच्चों को डिवाइड करना और इसमें दिक्कत है, मैं कह रहा हूं उसको छोड़ दो, आप तो मस्त रहो। आपने क्या करना है, सबसे पहले एंगल को देखना है, क्या वो पाई का मल्टीपल है? हाँ जी, तो वो एक्स एक्सिस पे होगा। इवन है तो उधर, ओड है तो इधर। अब सिर्फ π/2 का मल्टीपल है ओड, π/2 के साथ देखो अगर इवन है तो कट के वो पाई का ही मल्टीपल हो जाएगा। और अगर π/2 के साथ ओड नंबर है तो मतलब π/2 को छोड़ के ओड नंबर आ रहा है तो वो वाई एक्सिस पे आएगा। अब उस ओड नंबर को अगर वो पॉजिटिव है तो 4 से डिवाइड करो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, जनरली 4 से डिवाइड करो। रिमाइंडर 1 है तो ऊपर, रिमाइंडर 3 है तो नीचे। लेकिन दिक्कत ये आती है जैसे -7 है, उसको 4 से डिवाइड करना लोगों को आता नहीं है, और लोग माइनस को छोड़ के 7 को 4 से डिवाइड करके सोचते हैं ये 4n+3 है। तो उनके लिए मैंने सेफ जोन बनाया, तुम प्लस को अलग कर लो, माइनस को अलग कर लो। जो भी प्लस नंबर है 5, 7, 11, 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 मतलब ऊपर, रिमाइंडर 3 मतलब नीचे। ऐसी माइनस वाले जो है उसमें क्या करो, माइनस को एक बार छोड़ दो, जो बचा नंबर है 7, 5, 11 उसको 4 से डिवाइड करो। रिमाइंडर 1 आया मतलब ऊपर होना चाहिए, बट ऊपर की जगह उसको उल्टा नीचे कर दो, क्योंकि माइनस की वजह से उसकी रोटेशन की सेंस अलग हो जाएगी। इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी जो मैं कहना चाहता हूं। तो अब एक चीज और, यहां पर आपने देखा कि ये सारे एंगल्स जो एक्स एक्सिस पे खत्म होंगे वो सभी ए पॉइंट पे खत्म होंगे, तो उन सभी के लिए साइन क्या होगा? 0। उन सभी के लिए कोस क्या होगा? 1। उन सभी के लिए tan क्या होगा? नॉट डिफाइंड। ऐसे ही इस लाइन पे इन सभी के लिए साइन क्या होगा? 0। कोस क्या होगा? -1। tan क्या होगा? 0। ऐसे ही यहां पर साइन क्या होगा? 1। कोस क्या होगा? 0। tan क्या होगा? माइनस और नॉट डिफाइंड। तो इन चारों पॉइंट्स पे खत्म होने वाले जो एंगल्स होंगे उन सबके आपको साइन कोस tan पता चल गए। हाँ जी, तो इस चीज को भी अपन जनरलाइज करके लिख सकते हैं, इस चीज को भी अपन जनरलाइज करके लिख सकते हैं कि देखो जी ऐसा है कि अब आपको ये पता चल गया कि ये इवन पाई है, ये ऑड पाई है, ये 4n+1 π/2 है, और ये 4n+3 π/2 है, और यहां पर साइन थीटा 0 है, कॉस थीटा 1 है, tan थीटा नॉट डिफाइंड। तो देखो tan तो साइन बाय कॉस ही आ जाएगा, तो तुम तो सिर्फ साइन और कॉस की वैल्यू लिख लो। यहां पर साइन थीटा 1 है, कॉस थीटा 0 है, यहां पर साइन थीटा 0 है, कॉस थीटा -1 है, यहां पर साइन थीटा -1 है, कॉस थीटा 0 है। ठीक है भाई, इस चीज को अपन याद रख सकते हैं, इस चीज को अपन याद रख सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है? हाँ जी, तो यहां से अपने कुछ 2-4 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी निकलेंगे जिसको हम ध्यान रखें। जैसे सबसे पहला कि साइन 0 कब होता है? तो आप देखो साइन 0 इधर भी हो रहा है, साइन 0 उधर भी हो रहा है, बेसिकली पूरी एक्स एक्सिस पे 0 हो रहा है, और पूरी एक्स एक्सिस पे एंगल वो बोलते हैं एन पाई, मतलब थीटा आपका एन पाई है, थीटा आपका एन पाई है, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, याद रखें इस चीज को। ऐसे ही कॉस थीटा आपका 0 कब है? तो कॉस थीटा आप 0 देखो पूरी वर्टिकल एक्सिस पे, ऊपर भी नीचे भी, और ऊपर ओड मल्टी, ऊपर वाले 4n+1 π/2 है, नीचे वाले 4n+3 π/2 है, और इनको कंबाइंड बोलते हैं ओड मल्टीपल ऑफ π/2। तो cos थीटा 0 तब होगा जब उसका एंगल क्या होगा? ओड मल्टीपल ऑफ π/2। तो कभी भी अंदर कोस के अंदर ऐसा एंगल आए जब वो ओड मल्टीपल हो, इसका मतलब आप समझ लेना cos थीटा क्या है? 0 है। ऐसे ही साइन थीटा 1 कब होगा? साइन थीटा 1, तो साइन थीटा 1 ऊपर है, मतलब 4n+1 π/2 पे,
तो यहां से आप बोल सकते हो थीटा क्या होगा 4n + 1 π/2 पे। ऑब्वियसली n बिलोंग्स टू इंटीजर है, बार बार मेंशन नहीं भी किया, आप समझ जाए। साइन थीटा -1 कब है? साइन थीटा -1 कब है? नीचे। और वहां पर क्या है? थीटा 4n + 3 π/2, 4n + 3 π/2, 4n + 3 π/2 के लिए। ऐसे ही cos थीटा 1 कब है? cos थीटा 1 सिर्फ इधर है तो इवन पाई पे। और cos थीटा -1 कब है? उधर माइनस एक्स एक्सिस पे, उधर माइनस एक्स एक्सिस पे, तो वहां से ओड मल्टीपल ऑफ पाई। तो ये बेसिक सी छोटी छोटी बातें हैं जो हर बच्चे को पता होनी चाहिए, जो आपके रूटीन में बड़ी काम आनी है कि भैया अगली बार से ये चीजें ऐसे है ना, रात को नींद में भी 2 बजे चांटा मार के भी तुम्हें उठा दें और पूछ लें, तो ये तुम्हें पता होनी चाहिए कि साइन 0 कब होता है? एक्स एक्सिस पे n पाई पे। cos 0 कब होता है? y एक्सिस पे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। साइन 1 कब होता है? ऊपर 4n + 1 π/2। cos साइन 1 -1 कब होता है? नीचे 4n + 3 π/2। cos 1 कब होता है? उधर इवन पाई। cos -1 कब होता है? इधर ओड पाई। इस तरह से, ठीक है, क्लियर है। और साइन cos याद है तो tan, जैसे यहां पर बात करें tan तो 0 होगा, साइन 0 है तो tan 0 होगा। और यहां cos 0 है तो tan sin बाय cos नॉट डिफाइंड होगा। तो इस तरह से हम चीजें क्लेम कर सकते हैं। क्लियर है भाई? ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या होगा? ये जो सर ये बड़े बड़े एंगल्स कर क्यों रहे थे? इसका बेनिफिट ऐसे होगा यार, जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा फाइंड वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। थोड़े बड़े बड़े एंगल्स को हमें डील करना है, कि आदत बनानी पड़ेगी। जैसे मान लो मैंने पूछा आपसे कि सर ऐसा बताओ साइन 2025 π/2 की वैल्यू बताओ, तो गरीब आदमी तो डर जाए कि 2025 ऐसे गोले गोले घूमते रहे हैं, ऐसे नहीं करना। अब अपने आपकी समझदारी एकदम क्लियर है कि देखो जी एंगल, अभी तक हमने 2 ही तरह के एंगल पढ़े हैं, जो एक्स एक्सिस पे खत्म हो, जो वाई एक्सिस पे खत्म हो। तो जो एक्स एक्सिस पे खत्म होंगे वो n पाई है, और जो वाई एक्सिस पे खत्म होंगे वो ओड मल्टीपल ऑफ π/2 है। तो देखो ये ओड मल्टीपल ऑफ π/2 है, हाँ जी, इसका मतलब ये वाई एक्सिस पे खत्म होगा। अब उसके लिए ऊपर वाले 4n + 1, नीचे वाले 4n + 3, प्लस वाले में मतलब वैसे तो जनरल है, लेकिन प्लस वाले में आप सेफ हो, माइनस वाले में उल्टा कर देते हैं, याद है ना। वैसे अब 2025 को देखो, आप 2025 को 4 से डिवाइड करो, तो 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए, ये भी हमने बेसिक डिविजिबिलिटी में पढ़ा होता है, बेसिक मैथ्स के अंदर मैंने पढ़ाया है डिविजिबिलिटी डिटेल में, कि कोई भी नंबर को 4 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आप लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देख लो, वो जैसा बिहेव कर रहा है पूरा नंबर वैसे बिहेव करेगा। तो 25 को 4 से डिवाइड करोगे 24, 1 आएगा, तो इसका मतलब ये 4n + 1 कैटेगरी का है। तो 4n + 1 कैटेगरी का है, इसका मतलब ये ऊपर होगा, ऊपर, तो वहां साइन की वैल्यू क्या होगी? 1। तो आप डायरेक्ट बता दोगे, ये बेनिफिट है इसका। जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा cos -2027 पाई, तो आपको ही पता है कि ये ओड नंबर ऑफ पाई, ओड मल्टीपल ऑफ पाई है, तो ओड पाई कहां आता है? उधर आता है। और उधर cos क्या होता है? -1 होता है, तो उसकी वैल्यू -1 आएगी, क्योंकि चाहे आगे माइनस हो चाहे प्लस हो, ओड पाई हमेशा उधर ही आता है, तो इसका मतलब -1 होगी। ऐसे मान लो मैंने आपसे पूछा साइन साइन -2026 π/2, साइन -2026 π/2। गरीब आदमी क्या गलती करता है? वो ये कहता है कि π/2 के साथ जो नंबर है उसको 4 से डिवाइड करा, 26 को 4 से करा 24, तो 2 आ गया, सर ये 4n + 2 कहां गया? तो वो ऐसी गड़बड़े करता है। एक्चुअल में ये ओड मल्टीपल ऑफ π/2 है ही नहीं, क्योंकि अगर आप ध्यान दो ये 2 से ये कट जाएगा, तो ये 1013 आएगा, तो ये -1013 पाई है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, ओड पाई हमेशा उधर खत्म होगा माइनस एक्स एक्सिस पे, और उस पे साइन हमेशा क्या होता है? 0, क्योंकि साइन एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या होता है? 0 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ऐसे मान लो मैंने आपसे पूछा कि भैया tan 2027 π/2 -2027 π/2, तो देखो π/2 के साथ एक ओड नंबर है, ओड नंबर π/2 का ओड नंबर है, मतलब ये वर्टिकल एक्सिस पे है, वर्टिकल एक्सिस पे कहीं पे भी हो cos 0 होता है, cos 0 होता है। अगर cos 0 होता है तो sin बाय cos क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि जो हम कहना चाहते हैं कि जो 4 तरह के एंगल है, जो उधर उधर ऊपर नीचे, डायरेक्ट आप बता सकते हो इवन पाए, ऑड पाए, पूरी एक्सिस n पाए, 4n + 1 π/2, 4n + 3 π/2, पूरी लाइन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। नेगेटिव वालों में इवन है तो उधर प्लस है चाहे माइनस है उधर ही खत्म होगा, ओड पाई चाहे प्लस है माइनस है उधर ही खत्म होगा, 4n + 1 में भी चाहे प्लस है -1 है ऊपर ही खत्म होगा। लेकिन लोग गलत चेक कर लेते हैं, जैसे मैं दोबारा बोल रहा हूं, -7 को लोग माइनस भूल के 7 को सोचते हैं 4n + 3 है, एक्चुअल में -7 4n + 1 है। तो या तो आपको डिविजिबिलिटी आती हो, या मैंने कहा ऐसा करो तुम माइनस को छोड़ दो,
और 7 को देखो 4n+1 है कि 4n+3 है, जिस भी डायरेक्शन में वो जाएगा उसका उल्टा कर दो, क्योंकि माइनस की वजह से सेंस उल्टी होगी। तो 7 वैसे नीचे आना चाहिए 4n+3, लेकिन माइनस लगा तो वो ऊपर जाएगा। इससे आप सेफ खेल सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। अब तक हमने क्या क्या बात करी, साइन कोस टेन इन सब की बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करी। उसके बाद हमने 4 तरह के एंगल्स देखे बड़े वाले, किसी भी तरह के कहां टर्मिनेट होंगे और वहां साइन कोस की वैल्यू क्या होगी। वहां से कुछ रिजल्ट्स याद करें कि साइन 0 मतलब n पाई, cos 0 मतलब ऑड मल्टीपल π/2, sin 1 4n+1 π/2, sin -1 4n+3 π/2, cos 1 इवन पाई, cos -1 ऑड पाई। इस तरह से हम चीजों को याद रखें। क्लियर है? आई होप बात क्लियर होगी। चलिए ये क्या आ गया, डोमेन एंड रेंज। एक से अरे ये ना मिस प्रिंट हो गया है ना, इसको हटा दो। ये क्वेश्चन अभी तो हमने क्वेश्चन आइडेंटिटी करनी सीखी नहीं, करेंगे। इसको डिलीट कर दो, ये मिस प्रिंटिंग हो गई, ठीक है, मिस प्रिंटिंग हो गई, इसको काट दो, है ना, काट दो इसको, ठीक। नाउ हेडिंग है डोमेन एंड रेंज। डोमेन, अरे क्या हो गया, मुंजली का आ गई क्या है। चलिए, तो डोमेन एंड रेंज का मतलब ये है कि भैया जो स्टैंडर्ड जो फंक्शन है, मतलब अब हम क्या ट्रिग्नोमेट्रिक को ना फंक्शंस के टर्म्स में पढ़ेंगे। जिनको फंक्शन नहीं पता अपन ज्यादा उस पर बात नहीं करेंगे, जैसे जैसे आप 12th में बड़े हो गए पता लगेगा आपको फंक्शन क्या होते हैं। अभी तो अब ये मानो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात ही कर रहे हैं। जैसे आर्ग्यूमेंट जो होता है, साइन का आर्ग्यूमेंट थीटा है। अब थीटा एक रियल नंबर है ना, क्योंकि हम रेडियन में बात करते हैं। डिग्री में बोलोगे तो ठीक है, जैसे 90 डिग्री है तो 90 डिग्री को हम क्या बोलेंगे, π/2। तो π/2 तो एक नंबर है, π/2 तो एक रियल नंबर है, ठीक है। वैसे ही हम 10 π/2 सॉरी क्या बोलते हैं साइन पाई, तो पाई एक नंबर है, मतलब वो मेजरमेंट रेडियन में ही है, लेकिन रेडियन रियल लाइन से सिंक हो जाता है। तो हम ना जब भी फंक्शन डिफाइन करते हैं, या एक फंक्शन बेसिकली इस तरह से आप ऐसे समझो, थोड़े बहुत अगर मैं बात कर ही लूं कि जैसे y बराबर साइन एक्स है, y बराबर साइन एक्स है। अब यहाँ ये x कुछ भी हो सकता है, आप इसको थीटा लो, आप इसको t लो, आप इसको p लो, जो लेटर तुम्हें पसंद है वो लो, ठीक। अभी के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि जो ये x होगा, जो ये थीटा होगा, जो ये t होगा, वो हम रियल नंबर्स की बात करेंगे, रियल नंबर्स की, जिसमें -∞ से लेके इन्फिनिटी का। तो रियल का मतलब, अब अगर मैं इसमें ये बोलता हूं साइन 90, तो साइन 90 1 नहीं होगा, क्योंकि 90 डिग्री 1 होता है, 90 डिग्री 1 होता है। तो एक्चुअल में साइन π/2 लिखा है तो आप उसको 1 बोलोगे, क्योंकि यहां पर देखो कुछ नहीं लिखा होता तो बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है, रेडियन में होता है, मैंने आपको बताया था। तो यहां डिग्री में नहीं चलेगा, यहां रेडियन में ही चलेगा। तो सारे रियल नंबर्स को कवर करते हैं तो हम इसको रेडियन में लेते हैं। आप अभी के लिए इसको याद कर लो काइंड ऑफ, ठीक। दूसरी चीज, मैंने फंक्शन का नाम लिया। फंक्शन को बेसिकली आप एक तरह से एक मशीन की तरह समझो। एक मशीन है f(x), इसके अंदर मैंने एक इनपुट डाला x और एक आउटपुट आया y। जैसे फंक्शन मशीन का नाम है साइन x, मशीन का नाम है साइन x, इसके अंदर मैंने x डाला π/2, आपका आउटपुट क्या आ गया 1। इसके अंदर मैंने 0 डाला, आपका आउटपुट क्या आ गया 0। इसके अंदर मैंने पाई डाला, आपका आउटपुट क्या आ गया 0। इसके अंदर मैंने 3π/2 डाला, तो साइन 3π/2 बाहर क्या आ गया -1। बताया ना अभी मैंने। तो बेसिकली एक फंक्शन है कि इनपुट एक आउटपुट। तो फंक्शंस में, रियल फंक्शंस में बेसिकली हम इनपुट और आउटपुट को ना एक्चुअल में रियल नंबर लेते हैं, डिग्री में मेजरमेंट नहीं लेते। दैट्स व्हाई मैंने आपको बोला कि ये जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइन करेंगे, साइन कोस वगैरह, इसके अंदर जो डोमेन होगा वो रियल होगा, जो आउटपुट होगा वो रियल होगा। अगर कोई रियल नहीं होगा तो हम उसको हटा देंगे। तो हम रेडियन में मेजर करेंगे बाय डिफॉल्ट। ये एंगल वगैरह अब से हम उसको रेडियन में बोलेंगे, अनटिल अनलेस वो डिग्री में नहीं बोला गया है। तो जैसे मैंने आपको ये समझाया साइन 90, तो साइन 90 को ज्यादातर गरीब आदमी जैसे 10th के एटीट्यूड से साइन 91 होता है, वो 91 नहीं होता, वो 90 डिग्री 1 होता है। और अब यहां डिग्री नहीं लिखा तो हम इसको 90 का मतलब है कि ये 90 रेडियन है। तो 90 रेडियन थोड़ी 1 होता है साइन 90 रेडियन, तो एक रेडियन लगभग 57 डिग्री के आसपास होता है। तो 19 को अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हो, डिग्री में, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180/π से। तो 90 को मल्टीप्लाई करोगे तो 180/π, इतना डिग्री आएगा, ये इतना डिग्री आएगा ये। तो इसकी कौन सा हमें वैल्यू पता है, इसकी कौन सा हमें वैल्यू पता है। तो आप ये मान लो अभी के लिए, ये जो मैंने पिछले 2-3 मिनट में बोला, किसी को नहीं भी समझ में आया तो कोई खास बात नहीं, क्योंकि जो बच्चे 11th में जस्ट होंगे, ट्रिगो शुरू कर रहे होंगे, उनके लिए थोड़ी बातें ये भारी हो सकती हैं। आप तो अभी जो मैं लिखाऊंगा ना, बस उसमें उसको याद रखें, समझाऊंगा अभी उसमें जो चीज समझने वाली है वो समझें, जो अभी के लिए नहीं समझ सकते उसको मैं बोलूंगा आप उसको याद रखें। जैसे डोमेन है, डोमेन में समझाऊंगा, रेंज आपको नहीं पता होगा। अब डोमेन और रेंज भी 2 शब्द आपके लिए नए हो सकते हैं। हालांकि जो बच्चे बेसिक से मेरे साथ शुरू में पढ़ रहे हैं
तो उनको मैंने डोमेन रेंज वगैरह का मीनिंग समझाया हुआ। बट फिर भी डोमेन का मतलब होता है वो वैल्यूज जिसके लिए मतलब जो फंक्शन में हम डालें और जो आउटपुट है वो रियल है। डोमेन का मतलब वो होता है कि वो हमको एक इनपुट डाल रहे हैं और वो इनपुट डालने से आउटपुट जो है वो रियल है। जैसे मान लो साइन है, साइन में ये इनपुट डाला आउटपुट रियल आया, इसका मतलब ये इनपुट अलाउड है, ये इनपुट अलाउड है, ये इनपुट अलाउड है। तो जो जो वैल्यूज अलाउड है ना उसको हम डोमेन बोलते हैं। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ अलाउड, सेट ऑफ अलाउड वैल्यूज को हम डोमेन बोलते हैं ना। तो अगर मैं मोटा मोटा आपको थोड़ा सा बेसिक डेफिनेशन बता भी दूं तो डोमेन का मतलब होता है सेट ऑफ अलाउड वैल्यूज, सेट ऑफ अलाउड वैल्यूज ऑफ एक्स। अलाउड का मतलब जिससे आउटपुट रियल है, फॉर विच वाई रियल है, वाई क्या है, रियल है। अब जैसे मान लो यही मशीन साइन की जगह 10 की होती, किसकी होती, 10 की, तो अगर आप इसमें x की जगह 0 डालोगे तो 10 0 बना जाएगा। लेकिन अगर आप इसकी जगह π/2 डालोगे तो क्या 10 π/2 आएगा रियल, 10 π/2 तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 10 π/2 तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये 10 को आने ही नहीं देगा, ये 10 को आने ही नहीं देगा, ये बोलेगा तू भैया हट चला जा, क्योंकि तू अगर आता है तो जो बाद में आता है वो रियल नहीं आता, और हमें इनपुट आउटपुट रियल चाहिए होता है। तो ये थोड़ा ना फंक्शंस की टर्म्स है एक्चुअल में, तो +2 में आप इसको बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। अभी के लिए जैसे मैंने आपको हल्का सा ब्रीफ में बता दिया, नहीं भी समझ में आया बाहर में जान दो। अभी के लिए अब ये मानो कि जैसे हम साइन 90, बस एक चीज पे ध्यान रखना, जनरली हम बोलते हैं साइन 91, वो 90 डिग्री होता था। अब आप बड़े हो गए, अब हम जनरली बिना कुछ कहे अगर लिखा है तो साइन का जो आर्ग्यूमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियन में बोलेंगे। किस में बोलेंगे, रेडियन में। बस ये आप ध्यान रखें, ठीक है भाई, क्लियर है। एक और छोटी सी चीज, कुछ गरीब लोग तो ऐसी गलतियां भी करते हैं, हालांकि ये एक्सपेक्टेड नहीं है, बट स्टिल मैं आपको बता दूं एक नोट और। एक नोट तो ये हो गया कि ये जो है ये रियल नंबर है और ये जो x है किसके अंदर है, रेडियन के अंदर है। किसके अंदर है, रेडियन के अंदर है। ऐसे ही नोट 2 वो ये कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि साइन x जो बेसिकली है वो साइन इंटू एक्स है, तो भैया साइन इंटू एक्स नहीं होता, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है, ये तो मीनिंगलेस है। साइन अकेले का कोई मतलब नहीं है, साइन बेसिकली एक ऑपरेटर है। जैसे आपने फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल पढ़ा होगा तो आपको पता होगा dy/dx, तो dy/dx का मतलब ये नहीं होता कि dy/dx, dy/dx का मतलब होता है d/dx ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, डिफरेंशिएशन ऑफ x², वो एक डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है। वैसे ही जो साइन होता है ना, साइन वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर होता है, वो किसी वैल्यू पे लगता है, तो साइन ऑफ x होता है, अकेले साइन का कोई मतलब नहीं होता। तो ज्यादातर गरीब आदमी ऐसी गलतियां करते हैं कि साइन x साइन y, जैसे आगे जाके आप देखोगे ना तो बहुत से गरीब बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं, साइन x प्लस साइन y लिखा है, बोलेंगे सर साइन साइन कॉमन ले लिया और x प्लस y हो गया। तो ऐसी बेवकूफियां नहीं करनी है, ये कोई साइन कोई चीज नहीं है कि दोनों के साथ मल्टीप्लाइड आपने कॉमन ले ली। साइन ऑफ समथिंग, ये उसका फंक्शन का मीनिंग ये है कि साइन ऑफ समथिंग, उसमें कुछ समथिंग होगा, समझ में आ रहा है। हाँ, तो वो जो समथिंग होता है उसको हम उसका क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। जैसे लोग वगैरह में मैंने ये टर्म्स यूज करे थे, आर्ग्यूमेंट, इनपुट, डोमेन, रेंज, वैसे ही कि साइन ऑफ एक्स में ये जो एक्स होता है इसको हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट, ठीक है, इनपुट, ठीक। और उससे जो वैल्यू आएगी y, उसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यू या आउटपुट, ठीक है। तो जो जो अलाउड वैल्यूज होती है जिससे आउटपुट रियल है उन सब के सेट को बोलते हैं डोमेन, और जो जो वैल्यूज आएंगी बाहर ना, जो जो वैल्यूज आएंगी उन सब की वैल्यूज सेट को बोलते हैं सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स इज रेंज, उसको क्या बोलते हैं, रेंज। तो मैंने बेसिक 2-3 टर्म्स बताए कि फंक्शन क्या होता है, एक इनपुट डालते हैं एक आउटपुट आता है, बट इनपुट और आउटपुट रियल होने चाहिए क्योंकि हम रियल फंक्शन पढ़ते हैं। जो जो अलाउड वैल्यूज होती हैं उनके सेट को डोमेन बोलते हैं, वो रखने से जो जो बाहर आती हैं उनके सेट को हम रेंज बोलते हैं। जैसे 10x में हम π/2 नहीं डाल सकेंगे तो डोमेन में π/2 नहीं आएगा। तो डोमेन रेंज का मीनिंग क्लियर है, फंक्शन का मीनिंग क्लियर है। तो अब ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, y sin x cos x tan x, ये सब चीजें होगी, ठीक। दूसरी बात, इसके अंदर ये जो आर्ग्यूमेंट है जिसको आप एंगल भी बोल देते हो, वो हम रेडियन में ही मेजर करेंगे, वो रियल ही है, उसको बाय डिफॉल्ट डिग्री नहीं मानेंगे, साइन 90 में 90 डिग्री नहीं मानेंगे, पहली ध्यान वाली बात। दूसरा, साइन ऑफ एक्स का मतलब, ये साइन ऑफ एक्स का एक मतलब होता है, साइन इंटू एक्स का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि अकेले साइन का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। ये इनपुट हो गया, ये आपका आउटपुट हो गया।
आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। और अगर एक कोई और छोटी मोटी बात क्या है, आई थिंक हाँ ये इनके वैसे आपको ये भी बता दूं, अगर है ना थोड़ा सा अगर जगह बना ही लें फालतू की, कि इनका ये पूरे जो नाम होते हैं ये भी वैसे आपको पता हो, अगर पता है तो अच्छी बात है, अगर पता चले बुक में देख लो तो साइन ऑफ एक्स होता है एक्चुअल में, पूरा नाम ये होता है, जिसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं सिन एक्स। तो सिन नहीं बोलते हैं, बोलते हैं हम साइन ही है। ऐसे ही पूरा नाम कोसाइन होता है, कोसाइन। तो कोसाइन एक्स में ये स्पेलिंग होती है, तो हम इसको बोलते हैं कोस एक्स है, ठीक है। ऐसे ही आपका टेंजेंट एक्स होता है, क्या होता है, टेंजेंट एक्स, तो इसको हम शॉर्ट में टेन एक्स बोलते हैं। ऐसे ही कॉटेंट एक्स होता है, इसको हम शॉर्ट में कॉट एक्स बोलते हैं, ठीक है भाई। ऐसे ही सीकेंट एक्स होता है, सीकेंट एक्स, इसको हम सेक एक्स बोलते हैं। और कोसिकेंट एक्स होता है, जिसको आप कोसेक एक्स बोलते हो। आई होप आपको यहां तक की बात क्लियर होगी कि इनके पूरे नाम क्या है। अकेले साइन का कोई मतलब नहीं है, साइन एक ऑपरेटर होता है, तो साइन ऑफ समथिंग होता है, वो समथिंग एंगल होता है, उसको हम रियल लेंगे, उसको हम रेडियन में मेजर करेंगे, डिग्री में ऑटोमेटिकली नहीं मानेंगे। और इनपुट का क्या मतलब होता है, आउट डोमेन का क्या मतलब होता है, आउटपुट का क्या मतलब होता है, ये सब होता है, ठीक है। तो अब जो अपने 6 स्टैंडर्ड फंक्शन है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, एक्स की जगह वेरिएबल कुछ भी लो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टी ले लो, वो जो भी मैटर नहीं करता, वो हो रेडियन में और वो रियल होगा, ठीक। तो उसके अकॉर्डिंग कौन कौन सी वैल्यूज अलाउड है उसको डोमेन बोलते हैं, कौन कौन सी वो रखने से आउटपुट आएगा उसको रेंज बोलते हैं। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनकी डोमेन और रेंज आपको याद रखनी है। डोमेन तो भी मैं साथ साथ समझा ही दूंगा, रेंज आप एक तरह से याद रखें अभी, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहला फंक्शन y बराबर साइन एक्स। अब देखो साइन मस्त मौला आदमी है, साइन कह रहा है अपने क्या कोई दिक्कत नहीं है, अपने अंदर जीरो रखो, पाई बाय 2 रखो, हाफ रखो, कुछ भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन एक्स का जो डोमेन है ना वो रियल नंबर होता है, क्या होता है, रियल नंबर होता है। साइन एक्स का जो डोमेन है वो रियल नंबर होता है, ठीक है भाई। ऐसे ही cos x का जो डोमेन है, cos x का, वो भी रियल नंबर होता है, इनको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन tan x का जो है, tan x में दिक्कत क्या है, tan का डेफिनेशन हम देते हैं साइन बाय cos से, साइन बाय cos से। अब देखो साइन मस्त बोला है, साइन कह रहा है मुंह फाड़ के मेरे अंदर कुछ भी रख दो, अपने कोई दिक्कत नहीं। कॉस कह रहा है भाई मैं भी मस्त बोल रहा हूँ, मेरी जिंदगी में भी कोई दर्द नहीं है, मेरे अंदर भी कोई भी वैल्यू रख दो, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी हर एक रियल को एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन मेरी बदकिस्मती ये है कि मैं टैन की घर में जब पैदा हुआ हूं तो मैं डिनोमिनेटर में हूं, और मुझे टैन को जिंदा रखने के लिए मैं खुद जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जब जब मैं जीरो होऊंगा नीचे जीरो आएगा, समथिंग अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड, दैट्स व्हाई 10 डिफाइंड नहीं होगा, मतलब आउटपुट रियल नहीं आएगा। और हमें आउटपुट रियल चाहिए, इसलिए हम उसमें कोस को जीरो होने नहीं दे सकते। मतलब हमें वो सारी वैल्यू हटानी पड़ेगी जहां जहां कोस जीरो हो सकता है। और कोस कहां कहां जीरो होता है, अभी हमने याद करा था, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, वर्टिकल लाइन पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। तो जितने भी कोस की मतलब जो इनपुट की ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है वो सारी हमें हटानी पड़ेंगी। तो इसका डोमेन में ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट होंगे, एक्सेप्ट दोज वैल्यूज, कुछ वैल्यूज हटेंगी तो डिस्क्रीट सेट बना के, जिसमें x जो है वो होगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ठीक है जी, जिसके अंदर n बिलोंग्स टू आपका इंटीजर आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही y बराबर कॉट एक्स, y बराबर कॉट एक्स, कॉट क्या होगा, cos x बाय साइन एक्स। अब यहां पर भी कॉट क्या है, cos कह रहा है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, साइन कह रहा है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत एक ही जगह भाई, जब मैं जीरो नहीं हो सकता, तो जीरो कहां कहां होता है, एक्स एक्सिस पे, मतलब एन पाई पे। तो जितनी भी एन पाई वैल्यूज है वो सारी हटा दो, तो ऑल रियल में से वो सारी वैल्यूज हटा दो जब x बराबर एन पाई होगा और एन इंटीजर होगा, तो ये सारी वैल्यूज हटा दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे ही sec x की जो डेफिनेशन होती है वो होती है 1 बाय cos x। अब इसमें भी एक ही दिक्कत है, कोस जीरो नहीं हो सकता। कोस जीरो कब होता है, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, वाई एक्सिस वाली वैल्यूज, वो सारी वैल्यूज हटा दो, वो सारी वैल्यूज हटा दो, उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे ही कोसेक एक्स, कोसेक एक्स ये होता है 1 बाय साइन, इसको एक ही जगह दिक्कत आएगी जब साइन जीरो होगा, तो साइन जीरो कब होता है, एन पाई पे, तो वो सारी वैल्यूज हटा दो, वो सारी वैल्यूज हटा दो। आई थिंक सबके डोमेन क्लियर होंगे। रेंज वाला पोर्शन आप याद रखें कि भैया साइन की जो रेंज है वो होती है -1 से 1, और कॉस की भी जो रेंज होती है वो होती है -1 से 1, ठीक है। कुछ कुछ पोर्शन वैसे आप समझ भी सकते हो अगर आप चाहो तो, बट अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अपना मेन फोकस फंक्शंस नहीं है अभी, अपना मेन फोकस है ट्रिग्नोमेट्री के फंडे फॉर्मूले वो सब सीखना। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि सिर्फ फंडों के चक्कर में आपका बेसिक वीक रह जाए, तो साथ साथ बेसिक का भी जहां जहां मुझे लगता है मैं वो आपको बता रहा हूँ। जैसे अगर आप सर्कल में देखो, हमने साइन की डेफिनेशन क्या दी थी, वाई बाय, और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो -r से r के बीच है, वाई कोऑर्डिनेट जो है वो -r से r के बीच है, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल नहीं समझ सकते। तो वाई कोऑर्डिनेट जो है वो -r से r के बीच है, और अगर r से डिवाइड कर देंगे पॉजिटिव नंबर से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो साइन x की जो वैल्यू है साइन थीटा की वो -1 से 1 के बीच आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली कॉस की वैल्यू आ जाएगी। अब जो tan की वैल्यू है वो आप कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हो -∞ से ∞, है ना, इसको आप एक बार याद ही रखें, है ना। ऐसे ही कॉट की वैल्यू भी -∞ से ∞ कोई भी वैल्यू ले सकते हो। हाँ, सेक और कोसेक को फिर समझ सकते हो, जैसे तो साइन की वैल्यू का उल्टा है रेसिप्रोकल। तो कोई नंबर अगर -1 से 1 है ना, तो अगर उसका रेसिप्रोकल करोगे, है ना, तो रेसिप्रोकल इनइक्वालिटी अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो भी मैं उस पर बात नहीं कर रहा, अभी उसको छोड़ दो, जब इसी चैप्टर में कभी आगे रेंज वेंज के क्वेश्चंस करेंगे वहां समझा दूंगा। तो अभी के लिए मैं कह रहा हूँ इन्फॉर्मेटिव में याद रखो, और जिनको पता है उनके लिए बता रहा हूँ कि अगर कोई नंबर -1 से 1 है और उसका रेसिप्रोकल करोगे तो वो जो नंबर आते हैं सेक और कोसेक, ये आपके आएंगे -∞ से -1 क्लोज यूनियन 1 से ∞। ऐसे ये भी -∞ से -1 क्लोज यूनियन 1 से ∞। तो सेक कोसेक की रेंज होती है सेम, tan कॉट की होती है सेम, और साइन कोस की होती है सेम। तो ये 6 अपने स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जिनके डोमेन रेंज क्या होते हैं, जिसमें x ये सब मतलब जो भी इनपुट है वो रेडियन में होता है बाय डिफॉल्ट, रियल नंबर होता है, ये सब बातें मैंने आपको बता दी, ठीक है अभी। तो आज के लेक्चर के लिए इतना सफिशिएंट है। जो मैंने पढ़ाया है आपको वो अच्छे से रिवाइज कर लें, ढंग से कवर कर लें। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसमें बेसिक आइडेंटिटीज जो आपने 10th क्लास तक ही पढ़ी है ना, उस आइडेंटिटीज में कुछ पॉइंट्स जो आपको एडिशनल बताने होंगे, या आपने जो 10th तक आइडेंटिटीज करी हैं उसमें कुछ कमी पेशियां होंगी, जो भी चीजें हैं वो सब अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी लाइक जो आप 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हो, बेसिकली जो 10th तक आप पढ़ के आए हो उसको थोड़ा सा रीपॉलिश करना पड़ेगा, उसके बाद अपन 11th का शुरू करेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना काफी है, आइडेंटिटीज अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, थैंक यू।